लग चुकी है अदालत और आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं और उसके अलावा सभी को बैसाखी की ढेरों शुभकामनाएं और ईद की भी अनेकों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो जो लोग जुड़ चुके हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लोग इत्मीनान से बाद में फुर्सत से अदालत की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग हमेशा की तरह देखेंगे। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अदालत एक ऐसा मंच है जिस पर हम बाजार की चर्चा करते हैं, आपस में एक दूसरे की समस्याओं को समझते हैं, बाजार में आगे क्या हो सकता है इस पर बातचीत करते हैं, चार्ट देखना सीखते हैं और एनालिसिस करना सीखते हैं और कुछ हद तक जीवन जीना भी सीखते हैं। तो अदालत एक विशेष मंच है और आप सभी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा ही अच्छी की बातचीत चल रही है, तो हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी कि निवेश करते समय सारे जरूरी दस्तावेज, उस बात से, उस निवेश से जुड़े सारे दस्तावेजों का अध्ययन करना जरूरी है, सारी जानकारी हासिल करना जरूरी है। और याद रखिए, कोई भी आप निवेश करते हैं तो वो बाजार जोखिम के अधीन होती है और इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रिस्क फ्री है, कोई खतरा ही नहीं है, हमेशा बाजार बढ़ता रहेगा, तो आप गलत हैं। हमेशा हर निवेश में खतरे, कुछ ना कुछ जोखिम छिपे होते हैं और उनको जाने समझे बिना निवेश करना बड़ी भारी भूल होती है। तो इस चीज का संज्ञान अवश्य लीजिएगा। अदालत में आज काम बहुत ज्यादा है और आज का शीर्षक, इस अदालत का टॉपिक आप जानते हैं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में अद्भुत तेजी हो रही है और ये जो तेजी है ये किस ओर इशारा कर रही है, इसको समझना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम इतने आत्ममुग्ध हो जाते हैं, इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता कि हम अपने चारों ओर हो रही घटनाओं की सही विवेचना कर पाए। क्या हो रहा है हमारे चारों ओर, इसको समझना जरूरी है। ये जो सोने का इजाफा है, ये क्या बता रहा है आपको, इसको आज की अदालत में हम डिसाइफर करेंगे कि सोने की तेजी का अर्थ क्या है। आपने देखा कि सोना पहले बढ़ा और खाड़ी का संकट अभी जोर पकड़ रहा है। तो क्या ये किसी बड़े संकट की आमद की आशंका में सोने में ये तेजी बन रही है? इस बड़े सवाल का जवाब आज अदालत में खोजने का प्रयास करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से हृदय से अदालत में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बिना समय गंवाए आज की अदालत का श्री गणेश करते हैं। और हाँ, देखिए, आज तो लीजिए, ज्ञानशाला का समय आ ही गया और कल होने जा रही है द्वितीय ज्ञानशाला। तो आप सबसे अनुरोध है, तैयारी रखिएगा। 2 बजे कल ज्ञानशाला लगने वाली है और आपको उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दूसरी एक बड़ी जानकारी दे दूं और उसके बाद फिर चार्ट्स का रुख करूंगा। और ये दूसरी बड़ी जानकारी है कि पिछले सप्ताह मैंने आपसे वायदा किया था कि जो लोग बाजार में नए हैं और बाजार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, बड़े सारे सवाल मन में उमड़ते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ये जिस तरह का बाजार चल रहा होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है, अंडरलाइंग क्या होता है, या मान लीजिए ये स्टॉक में डिविडेंड कब आता है, डिविडेंड एडजस्टमेंट कब होता है, स्टॉक एक्स डिविडेंड कब होता है, एक्स बोनस कब होता है। इस तरह की ढेरों चीजें हैं जिनके बारे में हमारा ज्ञान बहुत कम, आधा अधूरा या फिर कच्चा पक्का सा होता है। जरूरी है कि अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो बाजार की एक एक चीज पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। और इसी को कायम करने के लिए एक बहुत विशेष पहल मैं करने जा रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद, प्रेम और आशीष इसके लिए मुझे चाहिए और मैंने पिछले सप्ताह भी आप लोगों के सुझाव से ही इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो देखिए, बहुत जल्द इसी चैनल पर मैं शुरू करने जा रहा हूं में कि हम बाजार के इन सारे छोटे बड़े विषयों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल क्लासरूम के अंदाज में, क्लास की तरह चर्चा करेंगे और आप सबको भी अच्छे छात्रों की तरह इसमें हिस्सा लेना है। तो आइए देखिए। तो देखा आपने कि नया क्लासरूम सेशन शुरू होने वाला है। बस अब आपकी भी क्लास लगने वाली है, तो कर लीजिए तैयारी, क्योंकि ये होने जा रहा है इसी YouTube चैनल पर। और मेरा मकसद केवल और केवल इतना है कि जो बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट सबके लिए जानना जरूरी है, फिर चाहे आप बाजार में नए हो पुराने हो। कई बार हमें लगता है यार, हमें तो इतना अरसा हो गया, इतना तजुर्बा बाजार में हो गया, हमें तो सब पता ही है। लेकिन देखिए, कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो कई बार हमारे ध्यान में नहीं आती हैं, हमें नहीं पता होती हैं, पता होती हैं कॉन्सेप्चुअली पता होती हैं, बारीकियां नहीं पता होती हैं या कई बार गलत पता होती हैं। तो आप अगर हर सप्ताह क्लास में जुड़ेंगे, पूरी क्लास अटेंड करेंगे, तो आपको ये बेसिक्स ठीक ढंग से पता लगेंगे और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर चाहे आप स्टूडेंट हो जो कि बाजार में रुचि रखते हो, आप बाजार में एक पेशेवर निवेशक हो, काफी अरसे से बाजार से जुड़े हो, यंग हो, ओल्ड हो, किसी भी श्रेणी में आप आते हो, मार्केट का नॉलेज होना इज एब्सोल्युटली वाइटल, इंपेरेटिव है। और इसीलिए ये क्लासरूम का कॉन्सेप्ट आने जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। और अगर आपका हिस्सा कम हुआ तो ये क्लासरूम
में अच्छी खासी डांट पड़ेगी आपको, तो इसीलिए समय से आ जाइएगा और सारी जानकारी बहुत जल्द इस चैनल पर आपको मिलेगी। तो ये क्लासरूम सेशंस लगने वाले हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर लगेंगे, बिल्कुल निःशुल्क लगेंगे और बहुत जल्द इसकी पूरी जानकारी, जैसे इसका पहला एपिसोड आएगा, मैं आपको पहले से ही उसकी सूचना दूंगा। हाँ, अब देखिए आज के काम पर लगते हैं, गपशप बहुत हुई, आज की चर्चा करते हैं, यानी कि बाजार की चर्चा करते हैं, जहां पर कुछ चिंता के बादल घिर आए हैं। आइए सबसे पहले चार्ट देखते हैं गोल्ड का। देखिए आमतौर पर हर सप्ताह हम शुरुआत हमेशा निफ्टी के चार्ट से करते हैं, लेकिन आज सारा फोकस पूरे हमारे बाजार का जो मरकज है वो ये सोने का, गोल्ड का चार्ट है। गौर से देखिए इसको। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि गोल्ड के इस चार्ट को मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था, सिल्वर के चार्ट को भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया। गोल्ड के चार्ट में जो विशेष पैटर्न बन रहे थे उनके आधार पर पहले एमसीएक्स गोल्ड और बाद में डॉलर गोल्ड को भी चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला। बड़ी जबरदस्त तेजी तब से गोल्ड में बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आप इस तेजी को कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये कोई साधारण चार्ट नहीं है, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में एक कैंडल एक महीने के बराबर होती है और अगर आप इस चार्ट को टटोल कर इतिहास में देखते हैं तो आप देखते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल्स इस चार्ट पर आपको पूरे इस चार्ट पर कहीं देखने को नहीं मिलती, जबकि गोल्ड का इतना लंबा इतिहास है। तो इतनी बड़ी कैंडल एक महीने में और फिर दूसरे महीने में, यानी कि जो अप्रैल अभी हाल ही में शुरू हुआ है, इसमें भी जबरदस्त तेजी बनी गोल्ड में। ये कुल मिलाकर इन दोनों कैंडल्स को ब्लेंड करके देख लें। ब्लेंडिंग पर भी एक वीडियो मैंने अभी थर्सडे को जारी किया था, जिसमें हम दो कैंडल्स को जोड़ देते हैं। तो अगर आप इन दो कैंडल्स को मान लीजिए जोड़ कर देखते हैं तो ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज, ये इसका हाई हो गया और ये लो हो गया, तो एक बहुत विशाल काय कैंडल आपको दिखेगी जो गोल्ड को 2050 से लेकर सीधा 2350 तक ले आई है। तो गोल्ड में 15% का जंप हमने पिछले कुछ दिनों में देखा। ये असाधारण है, अविश्वसनीय है। इस प्रकार की तेजी गोल्ड में अकारण नहीं हो सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ इसकी मौलिक मूल वजह होगी। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में संकट चल रहे हैं और हमने देखा अभी कि ईरान और इजराइल के बीच में तनातनी बढ़ गई है। इसका असर खाड़ी पर पड़ेगा और याद रखिए कि ये बड़ा ही विशेष समय है। समय विशेष इसलिए है क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं। अमेरिका में चुनावी साल है। भारत में चुनाव तो बिल्कुल सिर पर ही है, लेकिन यूएस में ये इलेक्शन ईयर है और यूएस में आप जानते हैं कि इजराइल एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हो जाता है। खाड़ी गल्फ में कई बार यूएस ने इंटरवेंशन किया है, अपनी सेनाएं उतारी, जंगें लड़ी हैं और इजराइल के प्रति लोगों के मन में वहां यूएस में बड़ी भारी सहानुभूति है। तो ये जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं, अगर ये मान लीजिए और गहरा जाता है संकट, तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, इसका असर ब्याज की दरों पर पड़ेगा, इसका असर वैश्विक शांति और स्थिरता पर पड़ेगा। तो ये आपको सोने की तेजी में दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने देखा है कि इस बात की संभावनाएं थोड़ी कम हुई हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स इतनी जल्दी काटे जाएंगे, उसकी वजह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन में उस प्रकार से कमी नहीं आई है। तो ग्लोबली जो है पूरा वातावरण थोड़ा सा रिस्क ऑन हो गया है, यानी कि थोड़ी चिंताएं लोगों के मन में दोबारा लौट आई है और उसी का सूचक ये गोल्ड की तेजी है। तो सबसे पहले तो इसका संज्ञान में लेना है। अगर आप कहीं किसी कोने में इससे पूरे अनजान हुए बाजार में पूरे मस्त हैं तो जागिए भाई साहब। गोल्ड में जो तेजी आ रही है इसके मद्देनजर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कोर्स करेक्शन करने की आवश्यकता है, सचेत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सोने की तेजी अभूतपूर्व है। इसका कोई उदाहरण मेरे पास नहीं है। इस प्रकार की तेजी असाधारण है, तो इसीलिए आपको सावधानी बरतने के लिए जरूरी है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, गोल्ड के चार्ट पर निगाह रखनी है। देखिए लगातार पिछले कई सप्ताह से हम गोल्ड के चार्ट की ओर चर्चा करते आए। मैं बार बार आपका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करता रहा हूं कि सोने में तेजी जो है बड़ी बन रही है। हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से गोल्ड की तेजी के मायने हैं। ये इंपॉर्टेंट तेजी है जो गोल्ड में आपको देखने को मिल रही है और बार बार इसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला। इक्विटी को छोड़कर गोल्ड को मिला। लोगों ने कई बार प्रश्न किया कि सर क्या इतनी बड़ी इक्विटी बाजार में आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है जो आपको मजबूरन गोल्ड के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक देना पड़ रहा है। देखिए चार्ट ऑफ द वीक किसको दिया जाए ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये बाजार के ऊपर निर्भर करता है। जो चार्ट उस समय बाजार पर हावी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देखें और उस चार्ट से कुछ सीखें, उस चार्ट को हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिलता है। उस प्रकार के चार्ट्स की चर्चा हर सप्ताह अदालत में होती है। तो अदालत में हम लगातार गोल्ड की इस तेजी की बात करते आए और गोल्ड की तेजी इक्विटी बाजार को सावधानी का संकेत भेज रही है। अभी तक इक्विटी बाजार में कुछ बिगड़ा नहीं है, कोई करेक्शन नहीं आया, कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ। यूएस में जरूर ये सप्ताह बहुत ही बड़ा रहा है गिरावट में, लेकिन हमारा बाजार अभी तक टिका हुआ है। तो यहां पर हमें क्या करना है, सावधानी बरतनी है और उसके लिए विशेष तैयारी कर लेनी है। और यही मकसद है इस अदालत का कि आपको जगाया जाए। जो लोग बिल्कुल इससे बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा चिंता कर लेने में हर्ज नहीं है। अब चिंता करने का अर्थ ये नहीं कि हम पैनिक करें। पैनिक और चिंता में बड़ी भारी फर्क होता है। हमारा काम चिंता करना नहीं है,
हमारा काम केवल सचेत हो जाना है, सावधान होना है, हमें तैयारी रखनी। अगर बाजार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड, दैट इज ऑल। केवल इतना ही प्रयास आपको करना है। जो चार्ट आपने जिसमें निवेश किया हुआ है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसको जो चार्ट आपको अच्छा लग रहा है, तमाम चार्ट्स पर सही रेखाओं को अंकित कीजिए। अपने रिस्क को मेजर करके चलिए कि मैक्सिमम बुरी से बुरी परिस्थिति में कितना मुझे नुकसान आ सकता है। अगर बाजार एक तरफा गिरा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, कोई बड़ी खराब खबर आ गई तो उससे कैसे निपटा जाएगा। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी होता है। आपको उस समय ऑन अलर्ट होना पड़ता है। जब तक आप ऑन अलर्ट, एक रेडीनेस के स्टेट में नहीं होते हैं, तब तक कोई समस्या आने पर आप तुरंत प्रभाव से, त्वरित रूप से उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। तो इसीलिए जरूरी है यू शुड बी इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, दैट इज ऑल। तो कोई पैनिक नहीं है, लेकिन लेवल्स मार्क करके चलिए। करेक्शन ड्यू है और करेक्शन यदि आता है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। भाई एक बार चार्ट देखते हैं निफ्टी का। ये आपके सामने निफ्टी अब देख रहे हैं। जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था, निफ्टी में तो अभी तक कुछ बिगड़ा ही नहीं। निफ्टी कमोबेश वैसा ही है जैसे पिछले सप्ताह था। जबकि यूएस मार्केट को अगर आप देखें, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, तो इस सप्ताह आप देखेंगे कि भीषण गिरावट आई। 4.5% डाउ जोन्स का गिरना मामूली नहीं है, बड़ी गिरावट है। तो डाउ जोन्स 4.5% एक ही सप्ताह में गिरा। हमारे बाजार में अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है और बहुत अच्छी बात है कि हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर ये आउट परफॉर्मेंस बाकी बाजार की तर्ज पर भारतीय बाजारों में भी करेक्शन और गहराता है, तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और अपने लेवल्स का विशेष ख्याल रखना है। तो स्तर मार्क करके चलिए, चार्ट पर लेवल्स मार्क कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसको ध्यान में रखिए। एलओसी हर चार्ट पर अंकित कर लीजिए, जो भी चार्ट आपके पास है। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क कीजिए। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल वो एक लेवल है जिसको अगर हम चार्ट पर ठीक ढंग से अंकित कर लें तो वो चार्ट का लेवल टूटने पर चार्ट का जो वर्तमान सेटअप है वो पूरी तरह बदल जाता है। तो उस लाइन को, उस मेजर लाइन को आपको चार्ट पर अंकित कर लेना है। वो लाइन टूटने के बाद फिर कोई और संभावना बचती नहीं है। तो उस लाइन को चार्ट पर, हर चार्ट पर अंकित कीजिए और उसके लिए 10-15 मिनट आज निकालिए। आज की अदालत समाप्त हो जाती है, शाम को समय निकालिए, कुछ आधे घंटा बैठिए। जितने चार्ट आपके इंटरेस्ट के हैं सब में ये रेखा पर मार्क कर लीजिए। ये रेखा मार्क करके आप बिल्कुल निश्चित महसूस करेंगे। आपको लगेगा ठीक ये लाइन टूटेगी तो फिर कुछ सोचना है, अन्यथा जब तक ये लाइन इंटैक्ट है, बाजार में उठापटक तो निरंतर चलती रहती है, लेकिन हमें इस रेखा को सबसे इंपॉर्टेंस देनी है। तो वो एलओसी मार्क करने का काम आपको करना है हर एक चार्ट पर, जिसको लेकर के हल्की सी भी चिंता आपके मन में हो। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन सावधानी पूरी बरतनी। और यही मार्क है, यही पहचान है एक पेशेवर परिष्कृत ट्रेडर की, कि वो हमेशा हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहता है। तो ये आपके सामने यूएस मार्केट्स, जहां पर हमने लगभग 4.5% की डिक्लाइन देखी है। ये आपके सामने नेस्डेक, जहां पर हम देख रहे हैं कि गिरावट है, लेकिन डाउ जोन्स की तुलना में कम गिरावट है। हमने देखा कल जेपी मॉर्गन के चार्ट पर बड़ी भीषण गिरावट आते हुए हमने देखी। आइए एक बार जेपी मॉर्गन के चार्ट को भी देखें। ये जेपी मॉर्गन का चार्ट है, ये भी डाउ 30 का पार्ट है और हम देख रहे हैं कि इस सप्ताह इस चार्ट पर लगभग 0.9% की गिरावट आई। ये मतलब आप मान के चलिए कि यूएस मार्केट के दिग्गज स्टॉक्स हैं जेपी मॉर्गन चेस, और फाइनेंशियल्स में इतनी बड़ी गिरावट, 9% की गिरावट। और कल में अगर आप देखें तो ये बड़ा गैप बना, जिसको ब्रेकअवे गैप कहते हैं। और उसके बाद ये स्ट्रेट फॉल, लगभग 6.5% का ड्रॉप सिंगल डे में। और इस गैप के साथ, ये जो ग्रे गैप है इसको ब्रेकअवे गैप कहा जाता है। और ये गैप हमने बनते हुए देखा जेपी मॉर्गन चेस के चार्ट पर, जो कि यूएस मार्केट का एक दिग्गज चार्ट है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यूएस मार्केट में जरूर परेशानियां बढ़ रही हैं, करेक्शन भी अच्छा खासा आया और इसमें एक बड़ी भूमिका इस चार्ट की थी। तो ये जेपी मॉर्गन का चार्ट है। और वापस लौट आते हैं नेस्डेक के चार्ट पर। ये आपके सामने नेस्डेक में मुकाबले में कम गिरावट आई। कल गिरा तो, लेकिन लगभग 1.5% गिरा, जबकि बाकी इंडाइसेस ज्यादा गिरे। ये वीकली चार्ट है नेस्डेक का, और नेस्डेक के वीकली चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ इस प्रकार से एक लाइन डाल देंगे हम। ये हमारी लाइन हो गई और ये 16,000 का लेवल है। नेस्डेक अभी भी उस लेवल के ऊपर है। तो नेस्डेक से कोई ऐसे नेगेटिव संकेत नहीं है जितने डाउ जोन्स और गोल्ड से आपको देखने को मिल रहे हैं। एक दफे आइए डॉलर को देख लेते हैं। तो ये हमारा डॉलर, अब डॉलर भी देखिए कुछ तेजी दिखा रहा है। डॉलर में वापस से तेजी बनी है एंड दिस अगेन इज नेगेटिव। डॉलर रैली करता है, मान लीजिए 84 हो जाता है, तो इसकी समस्या है हमारी, और इसका असर आपको बाजारों पर पड़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर भी नेगेटिव संकेत आ रहा है डॉलर से। एक बार चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी तक देखिए जो चार्ट हमने देखे उसमें सबसे मजबूत चार्ट यदि आप मुझसे पूछे कौन सा है तो मैं कहूंगा बैंक निफ्टी का है। तो आउट ऑफ ऑल दी चार्ट्स बैंक निफ्टी रिमेन्स पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, आउट परफॉर्मिंग, और ये बड़ा अच्छा संकेत है कि बैंक निफ्टी में तेजी कायम है। भारतीय बाजारों में अभी तक ये जो ग्लोबल संकट चल रहे हैं इसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला। थर्सडे को यहाँ छुट्टी थी, फ्राइडे को हमने देखा कि बहुत लिमिटेड सा इफेक्ट आया।
अब देखने वाली बात है कि आगामी सप्ताह में क्या होगा, लेकिन सावधानी रखें और लेवल्स मार्क करके चले। ये है अदालत का बड़ा टेक अवे। आगे बढ़ने से पहले एक बार यूएस मार्केट की विक्स को देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया विक्स होती है, वैसे यूएस मार्केट की जो विक्स है वो आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आएगी। ये S&P 500 की विक्स है और हम देख रहे हैं कि ये भी बिल्कुल नीचे थी। अब इसमें भी एक उछाल हमने पिछले 2 सप्ताह में आते हुए देखा। और अब हम इंडिया विक्स देख लेते हैं एक बार कि हमारे बाजार में क्या विक्स का कोई विक्स ने दोबारा वॉलिटिलिटी ने सिर उठाया है। तो अभी तक कोई संकेत नहीं है। वॉलिटिलिटी अभी भी मध्यम है, 11 साढ़े 11 के आसपास है, तो यहाँ से कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर आप पूरी परिस्थितियां देखें तो आप देखते हैं कि गोल्ड की तेजी, यूएस डॉलर की तेजी और डाउ जोन्स की गिरावट, इस इन 3 चीजों को अगर आप मिलाकर देखते हैं तो ये समय थोड़ा सा बैकफुट पर होने का और लेवल्स को मार्क करके चलने का है। तो यू शुड बी कॉशियस, अबंडेंट कॉशन की जरूरत है। तो ये अभी बाजार का टेक अवे है। कई सारे काम और निपटाने हमें आज। वाह, अच्छा, एक हमारे टीम संजीव जी हैं, उनका सवाल है कि ये एलओसी कौन से टाइम फ्रेम पर डालना होता है। ये देखिए, जिस टाइम फ्रेम के चार्ट पर आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, मंथली चार्ट देखते हैं, तो आपको एलओसी मंथली चार्ट पर डालनी है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो आपको 15 मिनट के चार्ट पर एलओसी डालनी है। तो जिस टाइम फ्रेम पर आप एक्टिव हैं, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप एलओसी चार्ट पर अवश्य ही अंकित कर दीजिए। अच्छा, एक हमारे प्रसून जी का प्रश्न है और उनका प्रश्न ये है कि जो गोल्ड बढ़ रहा है तो क्या इक्विटी मार्केट में मेजर करेक्शन आएगा नियर फ्यूचर में। देखिए, इसी की पड़ताल अभी हम प्रसून जी कर रहे थे और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब ये तेजी आती है, गोल्ड की जब तेजी आती है, तो एक प्रकार से आपको उस समय मोमेंटम बनता हुआ चार्ट पर दिखता है और गोल्ड की तेजी जो है उसको काफी नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि गोल्ड की तेजी हमेशा किसी संकट के रिस्पॉन्स में आती है। देखिए, गोल्ड क्या है? गोल्ड इज अ सेफ हेवन इंस्ट्रूमेंट। यानी जब कभी बाजार में कोई बड़ा मोमेंटम बनता है, जब कोई संकट आता है, उस समय आपको इससे बचना है। अच्छा, अब देखिए, कई बहरूपिये यहाँ हमारे साथ भी आज जुड़े हुए हैं। कई मेरे नाम से आपको ये व्हाट्सएप पर ले सकते हो, हमारी पर्सनल एडवाइस लिखने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पर। तो आपको मैं सचेत कर दूं, ऐसा कोई भी हमारी सर्विस नहीं है। ये है, इन्हें हम तुरंत ब्लॉक कर रहे हैं। और आपको भी अगर ऐसी कोई सर्विस, कोई प्रस्ताव, कोई संदेश मिला हो तो याद रखिए, दीज आर ऑल फेक कंप्यूटर जनरेटेड आईडीज और तुरंत प्रभाव से इनको रिपोर्ट कीजिए, जिससे हम जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई कर सके। तो इसका विशेष ख्याल रखिएगा। अगर आपने भी ये जो भी नंबर आया था, इससे जुड़ा संकेत आपने भी अभी कमेंट में मेरी अभी निगाह पड़ी, तो अगर आपको दिखा हो तो उसको तुरंत प्रभाव से यूट्यूब को रिपोर्ट करें। ये जो कमेंट्स हैं, ये जो ये फेक आईडीज हैं, ये इन्हीं के प्रति मैं आपको सचेत कर रहा था पहले कार्यक्रम की शुरुआत में। चलिए, अब देखिए, एक मनोज सहगल साहब हैं जो कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक बानिक साहब हैं जो कह रहे हैं सिल्वर का चार्ट भी देखिए। तो आइए फटाफट सिल्वर के चार्ट का रुख करते हैं। अब सिल्वर को भी हाल में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मैंने दिया था। ये यूएस डॉलर में सिल्वर है। ब्रेकआउट की स्थिति बनी, लेकिन फिर सिल्वर थोड़ा नीचे आकर के बंद हुआ, $28 आ गया है। लेकिन अगर आप इसको भारत के बाजारों में देखते हैं, यानी एमसीएक्स पर अगर हम सिल्वर देखते हैं, तो आपको दिखता है कि सिल्वर का ब्रेकआउट ऑलरेडी पिछले ही सप्ताह आ गया था, जब सिल्वर ने 80,000 के लेवल्स को पार किया। इस सप्ताह हमने सिल्वर को 86,000 तक जाते हुए देखा। क्या हाई है इस सप्ताह का? इस वीक का हाई है 86,000। तो 86,000 तक सिल्वर इस वीक में गया। तो सिल्वर में तेजी कायम, गोल्ड की तेजी कायम, और गोल्ड और सिल्वर की तेजी बता रही है कि इक्विटी पर लगाम लग सकती है। सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। आइए, अच्छा, एक चार्ट हमने नहीं देखा और वो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का, उसका भी जिक्र करेंगे और कई सारे और चार्ट्स की भी बातचीत करेंगे। कई सारे संदेश आपके बड़े ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं और उन पर भी बात करेंगे। हमारे गणेश वर्मा साहब हैं, टीकेपी 4 के सदस्य हैं, सदस्य थे। उनका ये कहना है कि सर जी, ट्रेडिंग में आपका सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम क्या है? देखिए, टाइम फ्रेम फेवरेट नहीं होता है, सुविधाओं के हिसाब से, अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से टाइम फ्रेम चुनना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट आवर्स के दौरान इतना समय नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो मार्केट आवर्स के दौरान इंट्राडे चार्ट्स देखने में हालांकि आनंद और मजा बहुत आता है, लेकिन समय नहीं मिलता है। तो इसी वजह से मैं अक्सर वीकली और मंथली चार्ट पर ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसी प्रकार से बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इंट्राडे चार्ट्स देखते हैं, उनके पास वक्त होता है, तो इंट्राडे चार्ट भी जरूर देखना चाहिए। तो जो भी टाइम फ्रेम आपको सूटेबल है, जो आपको ठीक लगता है, जिसके लिए आपके पास समय है, उसे देखिए। अच्छा, एक सवाल जगदीश जी का है पेट्रोनेट को लेकर के, तो पेट्रोनेट के चार्ट को भी देखेंगे। अभी बस मैं कुछ मिनटों में पेट्रोनेट का चार्ट भी खोले देता हूं, तो वी विल लुक एट द चार्ट फॉर पेट्रोनेट। लेकिन एक सवाल आया है और ये चार्ट मिरर 21 का सवाल है, तो इसको भी देख लेते हैं। सवाल इनका यह है कि सर, कल ऑप्शन चेन एनालिसिस में ऑप्शन चेन से ओआई चेन्स भी समझा देना। ये बात कर रहे हैं कल की ज्ञानशाला की, जिसमें शायद जुड़े हुए हैं चार्ट मिरर 21। जरूर ऑप्शन चेन पर ही
ये हमारी कल की ज्ञानशाला है, तो ऑप्शन चेन और चार्ट्स पर विस्तार से बात होगी, निश्चित रहिए। अच्छा, पेट्रोनेट के चार्ट को देखते हैं और फिर अपने साथ जोड़ेंगे अखिल शर्मा जी को, जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनका सफर रहा है, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए छठ से पेट्रोनेट के चार्ट पर निगाह डालते हैं। पेट्रोनेट में हमने अच्छी तेजी देखी और एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, और यही वजह है कि इस पर प्रश्न आया है। ये देखिए चार्ट है। अब मैं ब्रेकआउट की रेखा अगर ठीक से रखूं तो ब्रेकआउट की लाइन आपको यहां रखनी पड़ेगी। ये भाव है 284 रुपए का, 284, और हमने देखा कि 2017 से लेकर के 2024 तक, यानी कि लगभग 7 सालों से पेट्रोनेट इस दायरे में फंसा हुआ था। दायरा कितना था? लगभग 193 रुपए नीचे और 285 रुपए ऊपर। इस दायरे में पेट्रोनेट ने 7 बरस गुजार दिए। 7 बरसों बाद अब जाकर इस सप्ताह हमने एक बड़ा ब्रेकआउट पेट्रोनेट के चार्ट पर आता हुआ देखा है, और यही वजह है कि इस पर अदालत में सवाल आ रहा है। देखिए, एक चीज आप नोटिस करेंगे, जो लोग हर सप्ताह अदालत में समय से आते हैं, पूरा समय रहते हैं, शिरकत लेते हैं, करते हैं, वो जानते हैं कि देखिए, जो बाजार के सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट्स होते हैं वो स्वतः ही अपनी जगह अदालत में सुनिश्चित कर लेते हैं। अपने आप ही उन चार्ट का उल्लेख आ ही जाता है। तो अगर आप अदालत में आते हैं, समय देते हैं, चार्ट्स को सुनते हैं, देखते हैं किस चार्ट की बात हो रही है, तो बाजार में कौन से सबसे रोचक चार्ट है इसका अंदाजा आपको हो जाता है। तो सामने आपके पेट्रोनेट का चार्ट है, जिसमें बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ गए सप्ताह हमने देखा, और ये चार्ट हमें जरूर अपने रडार पर रखना चाहिए। उसकी वजह है कि 7 ईयर ब्रेकआउट हुआ है, और 7 ईयर ब्रेकआउट इस रेक्टेंगल से हुआ है, जिसका अहमियत है। तो इस चार्ट को जरूर देखिए। पहले एक जमाने में स्टॉक में अच्छी तेजी भी देखी गई थी, उसके बाद सुस्त रहा ये स्टॉक काफी समय से, लेकिन अब इसमें दोबारा से कुछ कारगुजारियां हो रही है। तो ये हमारे सामने चार्ट है पेट्रोनेट का। माज साहब का सवाल है कि जीएमडीसी का चार्ट देखिए, और सचिन साहब का सवाल सीडीएसएल को लेकर है। उन्हें वहां मेगाफोन पैटर्न दिख रहा है। तो आइए सीडीएसएल का चार्ट देखें झट से। ठीक है, यह है सीडीएसएल, और हमारा सवाल यह है कि क्या इस पर बन रहा है मेगाफोन, यानी कि ब्रॉडिंग टॉप पैटर्न। आइए मेगाफोन पैटर्न को मार्क करें चार्ट पर। तो देखिए, यहां से यहां इस तरह एक रेखा डालें, और एक रेखा यहां से यहां इस प्रकार से डाली जाए। तो ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं मेगाफोन, जहां पर लाउड स्पीकर जैसी आपको आकृति चार्ट पर दिखती है। तो आपने जो छह पैटर्न खोजा है 100% सही है। इसे ही मेगाफोन पैटर्न कहते हैं, जो कि सीडीएसएल के इस वीकली चार्ट पर साफ दृष्टिगोचर है। एक सवाल आया इसके अलावा, और यह सवाल है जीएमडीसी पर। ओके, जीएमडीसी का सवाल है। ये चार्ट आपके सामने है। एलओसी कहां रखें? एलओसी रखिए यहां पर 327। ये एलओसी का स्तर है। स्टॉक में हमने देखा बड़ा तेजी आई, फिर अच्छा करेक्शन आया, ये लेवल होल्ड कर रहा है। यहां पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी चार्ट पर अंकित कर लें। ये रेजिस्टेंस हो गई। तो ये दो लेवल्स हैं जिन्हें आपको देखना है। एक 408 का लेवल है, दूसरा 328 का लेवल है। दोनों लेवल्स को देखिए, और कुल मिलाकर आप देखिए तो स्टॉक में अच्छा स्टीप करेक्शन आने के बाद एक रिकवरी आ रही है, लेकिन रेजिस्टेंस सामने आपको दिखाई पड़ रही है। तो ये चार्ट है जीएमडीसी का। चलिए, आदित्य भटनागर जी जानना चाहते हैं कि एचईजी का चार्ट देखिए, और दूसरा इनका सवाल है कि लॉग स्केल और अरिथमेटिक स्केल में क्या अंतर होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसको भी हम लोग लेंगे आज के अदालत में। लेकिन आइए उससे पहले अखिल जी को अपने साथ जोड़ लेते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो अखिल जी, राम राम गुरु जी। जय श्री राम। अखिल जी कहाँ से हैं आप? सर मैं पठानकोट पंजाब से, और उसके पास एक गांव पड़ता है रानीपुर, वहां से। अच्छा, पठानकोट के आगे भी एक गांव है, वहां से जुड़े हुए हैं जी। तो क्या काम करते हैं अखिल जी? आप बाजार में कैसे आए, कैसे आगमन हुआ आपका मार्केट में? सर मैं आया हूँ कोविड के टाइम पे, 2020 में आया था मैं, और उसके बाद मैं करता रहा फंडामेंटल की, और फंडामेंटल देखता था और इन्वेस्टमेंट्स करता था अपनी। और उसके बाद मैंने आपका 2020 में मार्च के मंथ में पहला कदम लिया आपका मैंने। अरे वाह, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं अखिल, और साथ में स्विंग ट्रेड भी कर रहे हैं, मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो अखिल ये बताइए कि जो आप ये एजुकेशन के साथ कर रहे हैं, समय मिल जाता है आपको दोनों चीजों को मैनेज करने? जी डेफिनेटली, मैंने उस हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अब ये बताइए कि जो आप ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं और जो आप ये स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर आती है आपको कि भाई स्विंग ट्रेडिंग में तो मान लीजिए कोई स्टॉक हम देख रहे हैं, उसमें नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, और इन्वेस्टिंग के हिसाब से वो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आपकी भी ट्रेडिंग में आया है कभी? अखिल, कैसे निपटते हैं इससे? सर मैंने इन्वेस्टिंग और स्विंग को
बिल्कुल अलग रखा हुआ है। इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो को मैं छेड़ता ही नहीं हूँ, स्विंग में 5 डेज के बाद एग्जिट आ जाता है तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे अभी मैं प्रैक्टिकल में जुड़ा हुआ था और गप्पीज मॉडल आपने डिस्कस किया था मेरे साथ, और उसे मैंने अपनी स्विंग मॉडल में उतारा है, तो वो उसके परिणाम बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से। वाह, बहुत बढ़िया। और जिस चीज की चर्चा अभी हमारे अखिल जी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग के प्रैक्टिकल्स हमारा कार्यक्रम है उसमें जुड़े हुए हैं, और उसमें एक कॉन्सेप्ट की हम लोगों ने चर्चा की थी जिसका नाम है गप्पीज, और उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए और बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो गजब। तो स्विंग ट्रेडिंग और अपने इन्वेस्टमेंट के बीच में एक दीवार बनाए रखते हैं अखिल जी। तो जो स्विंग ट्रेडिंग के ट्रेड्स हैं वो अलग हैं, उनका कोई भी लेना देना इन्वेस्टमेंट से नहीं है, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक चूज करते हैं उसके लिए उनका रूल और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो क्या दो अलग ब्रोकिंग अकाउंट में करते हैं या एक ही अकाउंट में स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग दोनों? पहले मैं एक गलती कर चुका हूँ, इसका मुझे खामियाजा भुगतना ही पड़ा है, और उसके बाद मैंने अलग अलग कर दिया इसे। तो अभी तो बढ़िया चल रहा है मेरा। और अभी मैं एक प्रैक्टिकल और कर रहा हूँ कि जो आपका स्मॉल केस के साथ में जुड़ा हूँ, जो न्यू वाला मोमेंटम मैट्रिक्स है, और उसके साथ में उसमें अलग कैपिटल मैंने एलोकेशन किया हुआ है, और अपनी जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है उसके मैं रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि कैसे आ रहे हैं। एक आपके हाथ से और अपने हाथ से मैं देख रहा हूँ कि क्या रिजल्ट आते हैं, उसे 2 साल दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार काम कर रहे हैं अखिल जी। पूरा साइंटिफिक तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने मॉडल बना रखे हैं, उसके हिसाब से निवेश कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग अकाउंट है, इन्वेस्टिंग के लिए अलग अकाउंट है, टाइम भी मैनेज कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और निवेश भी कर रहे हैं। तो लिए हुए एक्सेल में मैंने नोट करता रहता हूँ मैं से, वो मेरा चला गया ऑप्शन में। वो 3 दिन बाद निकला, तो जो मैंने देखा ऑप्शन जैसे ऐसे बढ़ता जाता है, नुकसान मेरा काफी ज्यादा हो गया वहां पे। 16,000 छोटी कैपिटल थी, चलो मैं देख लिया कि उसे मैनेज कर लिया। अगर यही मैं बड़ी कैपिटल से करता तो बहुत दिक्कत आ जाती मुझे। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर चल रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे माता पिता और सभी फैमिली वालों का काफी ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ा सपोर्ट करते हैं इस चीज को। मेरे बहुत अच्छी बात है। अभी पीछे ही मेरा लॉस हो गया था, तो मेरे पिताजी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, ये आता रहेगा सारी उम्र, ये चलता ही रहेगा। तो ये मैंने आपने खुद ब खुद ही करना है, अभी कोई दिक्कत नहीं, ये जर्नी बहुत लंबी है अभी आपकी। बहुत बढ़िया, दो बड़ी अच्छी बातें कही हमारे अखिल जी ने। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वे छोटी छोटी चीजों की समझ नहीं होने की वजह से बड़ी बड़ी नुकसान हो जाते हैं। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आपने कोई स्टॉक बेच दिया मान लीजिए कैश में, और उसके बाद आपने सोचा ठीक है नीचे आएगा कवर कर लेंगे, और वो कवर नहीं कर पाए किसी वजह से, वो ऑक्शन में चला गया, और ऑक्शन 3 दिन बाद जाकर के आपको मिला और उस तब बड़ा घाटा हो गया, और छोटी क्वांटिटी थी तो अखिल बर्दाश्त कर गए। लेकिन आप देखिए ये छोटी छोटी चीजें नए ट्रेडर्स को नहीं पता होती, बड़ा घाटा इसकी वजह से हो जाता है। तो ये चीज ये आपको पता लगे, इसी के लिए आ रहा है हमारा नया कार्यक्रम इसी चैनल पर, जिसका ही छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको पता होनी चाहिए, इनकी बात करेंगे। दूसरी बात अखिल ने कही कि वो है परिवार का साथ। भाई देखिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी आसान नहीं होती है, इसमें आपको आपके स्वयं से लड़ना होता है, अपने आप को मजबूत रखना होता है, और वो तो आप तभी कर पाएंगे व्हेन योर फैमिली इज विद यू। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि परिवार के आशीष से अखिल जी आगे काम कर रहे हैं और उनका सपोर्ट है इन्हें, तो बहुत अच्छा काम करें अखिल जी। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आगे आपको और सफलता मिले, इसको प्रोफेशनल लेकर के आप काम करें। तो क्या आगे प्लान्स क्या है अखिल? पढ़ाई पूरी होने के बाद इसी को प्रोफेशनली करेंगे या कोई और करियर पर आपका ज्यादा इंटरेस्ट? नहीं, मेरा करियर यही रहेगा, इससे बदलाव तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मोमेंटम इन्वेस्टिंग में रिजल्ट दिख रहे हैं, स्विंग में रिजल्ट दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा ना तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा सारा कुछ मेरा ना, क्योंकि मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा कि उसे मैं करूंगा, अचीव करूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा, और काफी बड़े लक्ष्य है मेरे इसमें। वो हो जाएंगे पूरे तो तभी खुद ब खुद पता लग जाएगा। लक्ष्य पूरे होते हैं तो सभी को पता लगेगा, ऐसे बताने का कोई दिक्कत नहीं। सही, बिल्कुल सही है अखिल जी, और लक्ष्य आपके पूरे होंगे तो उसकी ख्याति सब तक पहुंचेगी, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये युवा जोश बना रहे और आपके जो लक्ष्य हैं उनमें आपको सफलता मिले। धन्यवाद आपका अखिल जी जुड़ने के लिए। तो पठानकोट के आगे एक गांव से जुड़े हुए हैं हमारे अखिल जी, और गजब का काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, निवेश भी कर रहे हैं। कितनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है इनके मन में, बात सुनकर, इनकी बातचीत को सुनकर बड़ा आनंद आया। कम से कम मैं तो हर्षित हुआ, आप सभी लोगों को भी मजा आया होगा। तो ये बात थी अखिल जी की, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कई सारे संदेश आ रहे हैं अखिल जी के लिए। अभी देखिए दोषी साहब ने कई सारे इमोजी भेजे हैं, आशीर्वाद भेजे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक यंग आदमी मेहनत कर रहा है और इसको सीख रहा है और सीख कर आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखिए कई सारे और विषयों पर आज चर्चा करेंगे, कई सारे चार्ट्स देखने बाकी हैं। तो बिना समय गंवाए आइए नेक्स्ट चार्ट की ओर रुख करते हैं। अच्छा भाई, एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं गणेश वर्मा जी, और वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा अदालत से जुड़ता हूं, मुझे पता है कि यहाँ मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरी तकलीफ है बोरोसिल रिन्यूएबल। आइए चार्ट देखते हैं।
तो ये आपके सामने चार्ट है बोरोसिल रिन्यूएबल का। मैंने इस पर डली पुरानी रेखाएं सब मिटा दी और ये आपके सामने चार्ट है। कुल मिलाकर के देखिए तो एक बड़ा सपोर्ट यानी कि एलओसी है और ये आपका रेजिस्टेंस है अभी फिलहाल चार्ट पर। अब ये देखिए जिस तरह के इसके लक्षण हैं, ये लेवल जब तक होल्ड कर रहा है ये स्टॉक एक रेंज में समय दे सकता है और उसके बाद जब इसमें कोई ब्रेकआउट की दशा बनती है तब इसमें एक नया ट्रेंड इमर्ज होगा। तो फिलहाल के लिए ये 2 लाइंस डाल दें चार्ट पर और बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। तो ये आपके सामने बोरोसिल रिन्यूएबल का चार्ट है जिस पर गणेश जी ने प्रश्न किया था। ओके, एक हमारे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं नितिन जी और उनका प्रश्न ये है कि मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है क्या? आइए देखते हैं। भाई चार्ट तो अच्छा है, एक अच्छा मोमेंटम भी हमने आते हुए देखा। तो ये हमारे सामने मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, अच्छा गलत गलत, हाँ अब इसमें असेंडिंग ट्रायंगल है क्या, ये है प्रश्न। ये चार्ट आपके सामने मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का है, ये वीकली चार्ट है। देखिए इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहना उचित नहीं होगा, आप इसको राउंडिंग बॉटम कह सकते हैं क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम यहाँ बना था, काफी समय लगाया इसने बनाने में और इसका ब्रेकआउट भी इस सप्ताह आते हुए हमने देखा। तो उस लिहाज से चार्ट अच्छा है, ब्रेकआउट आया है, लेकिन इसको असेंडिंग ट्रायंगल आप नहीं कह सकते हैं। तो असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ नहीं है, कम से कम वीकली चार्ट पर नहीं है। अगर आपने कोई इंट्राडे या कोई और टाइम फ्रेम का चार्ट देखा हो तो शायद उस पर हो, लेकिन वीकली चार्ट पर यहाँ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न नहीं है। राउंडिंग बॉटम अलबत्ता जरूर बना हुआ है। अच्छा, नंबर 0 का एक सवाल है। गुड मॉर्निंग सर, हर हर महादेव, आई एम मृणॉय फ्रॉम कैलकाटा। मैं स्कैल्पिंग ट्रेडर हूं, बहुत बढ़िया। आपका स्कैल्पिंग को लेकर कोई कार्यक्रम या कोर्स आने वाला होगा तो बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो आपको उसकी सूचना अवश्य देंगे मृणॉय जी। तो थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए। और बड़े इंटरेस्टिंग प्रश्न आ रहे हैं, टीका टिप्पणी आ रही है, देश से, देश के बाहर से, विश्व के हर कोने से लोग जुड़े हुए हैं और हम चार्ट ताबड़तोड़ देख रहे हैं और अदालत में मिलता है आपको तुरंत। फास्ट ट्रैक जस्टिस इस अदालत में आपको हर सप्ताह मिलता है और झटपट चार्ट देखते हैं। तो आइए एक के बाद एक चार्ट देख रहे हैं, कई सारे इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा आज की अदालत में हम लोग कर रहे हैं। उसमें से यदि आप किसी को समय दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं। तो इसीलिए सुशील जी आपका, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमन आप सबको कि आप लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर अदालत में शिरकत करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं और ये जो प्रयोग हम लोग निरंतर इस चैनल पर करते रहते हैं उनका साथ देते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आलोचना भी आप लोग करते हैं, भरपूर करते हैं, लेकिन कुछ अच्छा होता है, कुछ नई चीज सीखते हैं तो प्रशंसा करते हैं, कुछ हौसला अफजाई करते हैं और इसके लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। प्रयास मेरा यह है कि एक ऐसी कम्युनिटी बने, एक ऐसा हमारा समुदाय बन जाए जो देखिए बहुत ही आधुनिक ढंग से प्रोफेशनली इन्वेस्ट करें। ये मेरा उद्देश्य है। तो ये कम्युनिटी बन रही है और इस कम्युनिटी में आप सब लोग हिस्सा हैं जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और हर सप्ताह आप अदालत में आते हैं, हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक देखते हैं और धीरे धीरे करके बेहतर हो रहा है आपका एनालिसिस। शायद आपको तुरंत महसूस ना हो, आप 1 महीना अदालत और चार्ट ऑफ द वीक और ये सारे तमाम कार्यक्रम देखते हैं, आपको महसूस नहीं होगा कि कुछ नया हुआ है, आप कहेंगे ठीक है चल रहा है। लेकिन आप जब अपने चार्ट्स देखेंगे, जिस प्रकार के चार्ट्स आप पहले खोजते थे और जिस लेवल के चार्ट्स आज खोजते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। और ये वजह है कि अदालत में, चार्ट ऑफ द वीक में, हमारे थर्सडे के वीडियो में आपको नियमित जुड़ते रहना है। वाह, बहुत अच्छे संदेश आ रहे हैं, ग्रेट। चलिए अब देखिए कुछ चार्ट्स और देखेंगे और फिर एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पर भी आज हमें चर्चा करनी है। ओके, एक सवाल आया है और ये सवाल डोनट्स 100 का है। इनका सवाल यह है कि क्या टाटा एलेक्साई के मंथली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, यह है सवाल। तो आइए टाटा एलेक्सी के मंथली चार्ट का रुख करते हैं। हाँ, ये है चार्ट टाटा एलेक्सी का और इस पर आइए मंथली चार्ट खोले देते हैं। ये तो वीकली था, ये मंथली। अब सवाल इनका यह है कि क्या इस पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। भाई देखिए, ऐसे देखें तो आप इसमें रेखाएं डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यकीन है कि आपने इस पीक को इस पीक के साथ जोड़ दिया होगा और शायद इन बॉटम्स को जोड़कर एक ऐसी तिरछी रेखा बनाई। लेकिन देखिए, कोई भी रेखा डालते समय इस बात का ख्याल रखिए कि हमें 2 पीक्स की जरूरत होती है, 2 बॉटम्स की जरूरत होती है। पीक्स तो आपने बराबर डाले, दोनों पीक्स सही, लेकिन बॉटम अभी 2 हायर इस चार्ट पर बने नहीं है। तो इसलिए इसे असेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहना अभी उचित नहीं होगा। तो मेरी राय में अभी वेट कर कीजिए।
हाँ, ये स्टॉक करेक्ट हो जाए, बॉटम लगाए, वापस से ऊपर जाए, तब जरूर आप इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल की रेखाएं डालिएगा, लेकिन अभी आप प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं होता है, तो इसलिए यहां सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है। तो देखिए, इस अदालत में आपको दो टूक जवाब मिलता है। मन में जो दुविधाएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, जिस द्वंद्व में आप फंसे होते हैं, उसका तुरंत निवारण हो जाता है। अच्छा, हाँ, आदित्य भटनागर जी के प्रश्न को तो बिल्कुल मैं भूल ही चुका था। अच्छा हुआ आदित्य जी ने याद दिला दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद सवाल उन्होंने किया है। सवाल उनका यह है कि लॉग और रेगुलर चार्टिंग में डिफरेंस क्या होता है और एचईजी के चार्ट पर क्या विचार है। तो आइए छठ से दोनों चार्ट्स का, दोनों चीजों का हम लोग निवारण करते हैं। सबसे पहले तो लॉग और लीनियर क्या होता है। देखिए, ये चार्ट ले लीजिए, जो चार्ट अभी खुला हुआ था स्क्रीन पर, ये टाटा एल्क्सी का चार्ट है। अभी आप इसको देखेंगे, आप देखते हैं कि जब ये स्टॉक 1000 रुपए से 2000 रुपए हुआ था 2020 के साल में, तब ये 100% का जंप था। फीसदी के लिहाज से देखें तो 1000 रुपए का स्टॉक अगर 2000 हो जाए तो वो 100% का राइज होता है, डबल हो गया। जब ये शेयर 5000 रुपए से 6000 रुपए हुआ था तो ये फीसदी के लिहाज से केवल और केवल 20% का जंप था। भाई देखिए, 5000 का शेयर 6000 हो तो 20% होता है, लेकिन 1000 का शेयर 2000 हो जाए तो 100% होता है। लेकिन ये 100% भी चार्ट पर उतना ही बड़ा नजर आ रहा है जितना कि ये 20% नजर आ रहा है। तो ये एक प्रकार की विकृति है, एक प्रकार की एनोमली है। इसको दुरुस्त करने के लिए जिस चार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं उसे लॉग स्केल कहते हैं। तो ये अभी आप जो देखेंगे इसको लोगैरिथमिक यानी कि लॉग स्केल कहते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 1000 से 2000 की जो यात्रा है, ये 1000 से 2000 की यात्रा ये बड़ी दिखाई दे रही है, और 5000 से 6000 की यात्रा बहुत छोटी नजर आ रही है, क्योंकि ये परसेंटेज चेंज के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। तो आमतौर पर किसी लंबी अवधि का चार्ट यदि आप देखते हैं तो हमेशा बेहतर रहेगा कि लॉग चार्ट के जरिए उसको देखें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत काम का सवाल पूछा हमारे आदित्य भटनागर जी ने, जिसके जवाब में मुझे ये चीज आपको बताने का अवसर मिला कि लॉग और लीनियर स्केल क्या होता है और इसको किस तरह देखा जाता है। देखिए, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो हर ट्रेडर इन्वेस्टर को जाननी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम बाजार में 5 साल से हैं तो हमें सब पता है, लेकिन कई ऐसी बाजार में छोटी बड़ी चीजें होती है जिसकी ज्ञान पूरा न होने की वजह से बड़ी परेशानियों में कई बार हम लोग पड़ जाते हैं। तो लॉग और लीनियर स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपको समझना जरूरी है। तो ये लॉग स्केल है जो कि आप यहाँ टाटा एल्क्सी के चार्ट पर देख रहे हैं। रहा सवाल एचईजी का, तो एचईजी में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा, बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट इस सप्ताह हुआ। चार्ट मुझे खासा पसंद आ रहा है, तो इस चार्ट को जरूर से देखिएगा और इसमें एक रेजिस्टेंस जरूर नजर आएगी आपको। आइए रेजिस्टेंस भी चार्ट पर मार्क कर दें, और हमने देखा इस रेजिस्टेंस की रेखा के ऊपर बंदी आई, यहां जरूर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न चार्ट पर बना हुआ है। तो ये आपके सामने एचईजी का चार्ट है जिस पर प्रश्न किया हमारे आदित्य भटनागर जी ने। ओके, जयेश पुरोहित जी का सवाल है कि इंट्राडे स्ट्रेटजी में ब्रेकआउट लेवल, अच्छा ये सवाल कर रहे हैं। ओके, कुछ रिस्क रिवॉर्ड से जुड़ा जयेश जी का सवाल है और किसी एक विशेष स्ट्रेटजी को लेकर है, तो इसको मैं सही मन से इसका जवाब दूंगा जयेश जी। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटजी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में बाकी लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए इसकी चर्चा कभी और करेंगे। लेकिन आपका प्रश्न मैंने जरूर संज्ञान में ले लिया है। इनका प्रश्न रिस्क रिवॉर्ड को लेकर के है कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड सेट किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कोई भी निवेश आप करें, कोई भी स्ट्रेटजी बनाए, रिस्क रिवॉर्ड के प्रति हमेशा आपको सचेत रहना होता है। चलिए, ढेरों चार्ट्स की आज की अदालत में हम लोगों ने चर्चा की है और कुछ चार्ट्स की चर्चा और करेंगे। हाँ, एक बार आशीष और आनंद त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि चार्ट ऑफ द वीक लक्ष्मी मशीन वर्क्स होना चाहिए। बड़ा अच्छा सुझाव है आपका, और इसको पहले हम लोग चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे चुके हैं लक्ष्मी मशीन वर्क्स को। अच्छा मोमेंटम बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक हमारे इंडिया ट्रिप आगरा है, अच्छा इनका कहना है कि कंफ्यूजन दूर करें सर, मोमेंटम इन्वेस्टिंग से कोई शेयर मान लीजिए बाय किया है बट फिबोनाची 786 के नीचे आ गया है तो क्या करना चाहिए, बट मोमेंटम पर एग्जिट नहीं आया। भाई देखिए, ऐसा होना बड़ा मुश्किल काम है। आमतौर पर क्या होता है कि सबसे आगे चलते हैं चार्ट्स, यानी कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग का जो भी आपकी एग्जिट की प्रणाली है वो आपको सबसे पहले संकेत दे देता है। फिबोनाची 786% का जो लेवल है, 786% का लेवल जो है 788.6%, बहुत नीचे का स्तर होता है। वहां तक आते आते तो मोमेंटम पहले ही चला जा चुका होता है और उसका संकेत आपको चार्ट पर आना चाहिए। आपको अपनी रणनीति में एग्जिट की स्ट्रेटेजी को दोबारा से रिविजिट करना चाहिए और उसमें सही परिवर्तन लाने चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज भी मेरे साथ बांटिए। भाई देखिए, असल में हम सभी का कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी है, चाहे आप बाजार में नए हों, पुराने हों,
मेरी तरह बाजार में आपके बाल सफेद हो गए हों या आप बाजार में बिल्कुल नए नए प्रवेश करें हों, आपकी एक स्ट्रेटजी जरूर होगी। ये स्ट्रेटजी आगामी सत्रों में हम लोग चर्चा में लाएंगे। आप अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे और स्ट्रेटजी में क्या गलतियां हैं उसकी चर्चा हम लोग अदालत में करेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये वार्ता होगी और इससे कुछ ना कुछ सीखने को सभी लोगों को मिलेगा। तो स्ट्रेटजी रिपेयर, स्ट्रेटजी इंप्रूवमेंट, इस प्रकार की बातचीत आने वाले सत्रों में करेंगे। इसके लिए भी देखिए आपका सहयोग चाहिए। आपको इस प्रकार की चर्चा करनी है तो जरूर इस मंच से की जाएगी। ये मंच आपका है, इस पर पूरा इख्तियार आपका है। तो जो बातचीत आप करना चाहते हैं वो हम अवश्य करेंगे, जिससे भी आपका फायदा होता हो, जिससे भी आपके अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस बेहतर होता हो, वही काम इस मंच पर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया ट्रिप आगरा, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने और सवाल के ही जरिए एक आइडिया आ गया और वो मैंने आप सबके साथ साझा किया। तो अगर आपको लगता है कि हमें स्ट्रेटजीज यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए, एक एक आप में से व्यक्ति कोई सामने आए, बताए कि वो किस लॉजिक पर ट्रेड करता है, उस लॉजिक को हम चार्ट पर डालें और देखें कि उसमें खामियां क्या है या उसमें अच्छी बातें क्या है स्ट्रेटजी में, और जिससे सबको कुछ ना कुछ नया सीखने का अवसर मिले। तो वो भी जरूर करेंगे, इसी मंच से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव भेजने के लिए। वाह, मजा आ जाता है पढ़ के। अच्छा देखिए, अब कई सारे प्रश्न आ रहे हैं। मैं एक प्रश्न पर और चर्चा करता हूं और ये प्रश्न आया था ओके, बहुत बढ़िया। हमारे मौलिक शाह साहब लिख रहे हैं कि मैं चार्ट ऑफ द वीक देख करके शेयर लेता हूं, हर बार मुझे मुनाफा हुआ है, शेयर अच्छा है तो पिक ही करता हूं। भाई देखिए मौलिक जी, चार्ट ऑफ द वीक का मकसद ये नहीं है कि आप उसको देख करके निवेश करें। चार्ट ऑफ द वीक का मकसद ये है कि आप चार्ट देखना बेहतर ढंग से जान जाएं। तो वो केवल उदाहरण स्वरूप चार्ट्स की चर्चा अदालत में और चार्ट ऑफ द वीक में होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप उसमें सीखी गई टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एनालिसिस सुधर जाएगा और आपकी चार्ट रीडिंग, चार्ट सिलेक्शन बेहतर होगा। तो ये मौलिक जी उसका उद्देश्य है। चलिए, अनेकों सवाल आ रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं।